हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 12th सॉलिड स्टेट का अगला पार्ट जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। देखो, सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से पैक्ड होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ले सकें यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा स्पेस ले सकें, कम से कम स्पेस खाली हो यूनिट सेल के अंदर। इसी वजह से सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो या कोई भी बिस्किट खरीदते हो, जब उसके रैपर को आप हटाते हो तो देखते हो कि अंदर बिस्किट सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है, क्लोजली पैक्ड है ना। ऐसे ही सॉलिड में, सॉलिड के क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ये पैकिंग को हम तीन तरीके से पढ़ेंगे, एक 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। ठीक है, तीन तरीके से पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं 1 डायमेंशन से, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग को देखने के लिए हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक स्फेयर की तरह एज्यूम करना होगा। ठीक है, ये एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो एक स्फेयर की तरह हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 1 डायमेंशन पैकिंग में क्या होता है कि सारे के सारे स्फेयर लिनियरली अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हो, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, इस तरीके से। यहां पे हर एटम, हर स्फेयर दो दूसरे स्फेयर को टच कर रहा होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये एक इसको टच कर रहा है और एक इसको टच कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। इसी वजह से यहां पर इन क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्फेयर का, एटम्स का, वो होता है 2। ठीक है, कितना होता है, 2। अब चलो देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो देखो, ये जो देख रहे हो नीचे वाला, ये सीरीज, ये अभी देखा था 1 डायमेंशन में। इसी को हूबहू ऊपर, इसके ऊपर अलाइन करके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखो प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया। देख रहे हो, हूबहू इसके ऊपर। यानी कि इस एटम का अगर आप यहाँ पे सेंटर लो और सीधे ऊपर की तरफ आगे बढ़ो तो सारे एटम का सेंटर आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, यहाँ पे आपको एक लेंथ भी मिल गया और एक विड्थ भी मिल गई। अगर आप नीचे वाले सीरीज को ए बोलो, इसके जस्ट ऊपर वाला जो सीरीज अलाइन किया गया उसको भी ए बोलोगे, फिर सारे के सारे जितने भी ऊपर सीरीज इसके ऊपर अलाइन किए गए सब ए, तो ये हो जाएंगे ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, यहां पे कोई भी एटम, जैसे कि अगर हम इस एटम की बात करें, कोई भी एटम 4 एटम को टच करता है। यानी कि किसी भी एटम के इर्द गिर्द में 4 ऐसे एटम, 4 ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके सरफेस को टच कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो, इसके ऊपर एक, ये इसको टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है ना। देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं। अब अगर हम इसके इर्द गिर्द मौजूद 4 एटम, 4 पार्टिकल्स के सेंटर को आपस में एक लाइन से मर्ज करें तो एक स्क्वायर क्रिएट होगा। देखो, एक स्क्वायर बनेगा। इसीलिए ऐसी पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे हर एटम 4 अलग अलग एटम को टच करता है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है क्या होता है। एटम के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इर्द गिर्द उसको टच करने वाले, यानी कि वो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कितने स्फीयर्स के साथ घिरा हुआ है, वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, यहां पे अलाइनमेंट की प्रक्रिया क्या थी। ये नीचे हमारे पास एक ए सीरीज थी, इसके जस्ट ऊपर हमने अलाइन करके दूसरा ए सीरीज रख दिया। क्या इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से दूसरी सीरीज को रख सकते हैं कि ये जो स्पेस है, ये वाला,
ये इतना ज्यादा ना हो, ये स्पेस थोड़ा कम हो जाए। हाँ, या कोई तरीका है? तो हाँ, ये तरीका है। देखो यहां पे जरा इसको ध्यान से देखो, नीचे वाली सीरीज को, क्या इसके ऊपर जो ये सीरीज प्लेस की गई है, ये वाली, क्या हूबहू इसके ऊपर रखी गई है जैसे ये थी? अलाइंड है इसके ऊपर? नहीं है, अलाइंड नहीं है। ये देखो, ये इसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। यानी कि अगर आप इस सीरीज के जो ये जो एटम है, इसके सेंटर को अगर आप सीधे ऊपर की तरफ ले जाएं, तो क्या इस एटम के सेंटर को टच करेगा? नहीं, नहीं टच करेगा, नहीं टच करेगा। तो अगर हमने ये ऐसा अलाइनमेंट रखा, ऐसा अरेंजमेंट रखा, यहां पर देखो ये जो गैप है, जिसको कि वॉइड भी बोलते हैं, आगे आपको पता चलेगा, ये कम हो गया इसके मुकाबले। इसमें देखो ये गैप ज्यादा था, यहां पे कम हो गया ना, ठीक है। हाँ, अगर आप ये नीचे वाला जो एटम है, नीचे वाली सीरीज का जो एटम है, इसके सेंटर से सीधा ऊपर जाएं, तो एक सीरीज यानी कि इसको छोड़कर ऊपर वाला ये अल्टरनेट, ये बिल्कुल इससे अलाइंड है ना? ठीक, ये जो बी है, ये एक छोड़कर ऊपर वाले से अलाइन है। यानी कि अगर ये ए है और इसके बाद बी एक दूसरा सीरीज है, दूसरा लेयर है, तो फिर इसके बाद आपको ए रिपीट होने वाला है। यानी कि यहां पे जो आपको अरेंजमेंट मिलने वाला है वो ए बी अरेंजमेंट मिलने वाला है। अब यहां पे कोई भी एटम, कोई भी स्फीयर देखो कितने स्फीयर से घिरा हुआ है। तो चलो इसकी बात करते हैं। देखो ये कितने स्फीयर से घिरा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस एटम के इर्द गिर्द ये जो 6 एटम हैं, 6 पार्टिकल्स हैं, स्फीयर हैं, इनके सेंटर को अगर एक लाइन से ज्वाइन करते जाएं तो हमें एक हेक्सागोन मिलेगा। और इसीलिए इस पैकिंग को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पे चूंकि प्रत्येक एटम 6 एटम से टच हो रहा है, यानी कि 6 एटम से घिरा हुआ है, इसीलिए यहां पे हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। समझ गए? ठीक है, आगे। तो ये देखो, अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसी होती है? शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस से। अब जरा इसको देखो, ये फ्रंट पे क्या दिख रहा है तुम्हें? ये फ्रंट लेयर, ये तुमको दिख रहा होगा स्क्वायर क्लोज पैक 2 डायमेंशनल, है ना? इसी को देखो पीछे अलाइन करके रिपीट किया गया है ना, लेयर बना के। यानी कि स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर का अलाइंड रिपीटेशन, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अलाइन करके बस इसको ऐसे रख दिया गया, लगा दिया गया, है ना? तो यहां से हमें जो मिला, ये यहां से आप जो यूनिट सेल निकालोगे, आपको कैसा यूनिट सेल मिलेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, जिसके कि 8 कॉर्नर पे, आप जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, या प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं। देखो सॉलिड इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे। मान लो अगर हम इस फर्स्ट वाले लेयर को ए बोले, तो पिछला लेयर भी हूबहू इसके ऊपर अलाइन किया गया है ए, उसको भी ए ही बोलेंगे। इसके पीछे वाला भी ए ही होगा, और फर्दर जितने भी पीछे होंगे सब ए ही होंगे। यानी कि यहां पे जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे ए टाइप अरेंजमेंट, सब एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर 3D में। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका आपको 3 डायमेंशनल व्यू दिखाऊं, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये एक बेस लेयर है, यानी कि आपके पास 2 डायमेंशनल एक लेयर है। इसके ऊपर हम लेयर रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा लेयर चढ़ाएंगे तो हमें 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखो यहां पे जरा इस स्पेस को देखो, खाली जगह को, जो एटम्स के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वॉइड। ये रह जाते हैं जब भी यहां पे हम कोई स्ट्रक्चर देखेंगे
3D स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे वॉइड मिलेंगे, ऐसे वॉइड्स। अच्छा, ये देखो, ये वॉइड को बी कहा गया है और इस वॉइड को ए कहा गया है, देख रहे हो ऐसे। तो ये ए और बी अलग अलग वॉइड है। देखो इनमें जो डिफरेंस है सिर्फ इतना है कि ए का जो अपेक्स है वो नीचे की तरफ है इस वॉइड का, और बी का जो अपेक्स है वो ऊपर की तरफ है। देख रहे हो अपेक्स क्या होता है, समझ रहे हो? जैसे कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा अपेक्स कहलाता है, ठीक है। ये एक छोर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी का छोर ऊपर की तरफ है, ए का छोर नीचे की तरफ है, बस यही डिफरेंस है इस वॉइड में। वॉइड खाली जगह होती है, एटम जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो एटम्स के बीच में थोड़ी सी जगह बच जाती है, उसको हम वॉइड कहते हैं। इसको हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब इस लेयर को देखो, ये नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर का नाम क्या है? ए। यहाँ पे इस लेयर को क्या कहा गया है? ए। यानी कि ये नीचे वाला लेयर है, इसको ए बोलेंगे हम, और इसके ऊपर जब हम लेयर रखेंगे, ठीक है, तो उसको हम आगे बोलेंगे बी या कुछ भी। हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि इसके ऊपर लेयर कैसे सेट करते हैं, कैसे लेयर सेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो, अगर हमने ठीक ऐसा ही लेयर, जैसा कि ये नीचे वाला है बेस लेयर ए, तो ए के जैसा ही लेयर, ए टाइप का ही लेयर इसके ऊपर, ठीक ऊपर अलाइन कर दिया, यानी कि ऐसा ही लेयर इसके ऊपर प्लेस कर दिया, तो जो हम लेयर प्लेस करेंगे उसका भी एक बी वॉइड होगा ऐसा ही जैसे इसका है। तो अगर हूबहू ऐसा ही लेयर अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो बी वॉइड के ऊपर उस दूसरे लेयर का वॉइड जो कि हूबहू ऐसा ही होगा इस वॉइड के ऊपर आएगा, और ठीक दूसरे लेयर का जो ए वॉइड होगा जो कि नीचे वाले लेयर के जैसा ही होगा, वॉइड के जैसा, वो यहाँ पे आएगा। तो वॉइड के ऊपर वॉइड अगर हम सेम लेयर प्लेस करेंगे तो इसी वॉइड के ऊपर एक और वॉइड आ जाएगा ना। तो यहाँ पे एक बड़ा स्पेस, बड़ा वॉइड हो जाएगा, खाली जगह ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक सही तरीका नहीं है स्पेस फिल करने का, ठीक है। तो हम हूबहू ऐसा ही लेयर नहीं रखेंगे, तो कैसा रखेंगे? इसके ऊपर एक दूसरा लेयर रखेंगे, दूसरे टाइप का लेयर रखेंगे, ठीक है। देखो, अब जब सेकेंड लेयर इसके ऊपर हम रखेंगे तो कुछ इस तरीके से रखें कि ये जो वॉइड ए है, ठीक है, ये कवर हो जाए सेकेंड लेयर में आने वाले स्फीयर से, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस होगा सेकेंड लेयर कि उसका जो स्फीयर होगा सेकेंड लेयर का वो इस ए वॉइड को पूरी तरह से कवर अप कर ले, बी जैसा है वैसा ही रहे। तो अगर ऐसा होगा तो नए वॉइड्स बनेंगे, ठीक है। अब दूसरा लेयर इसके ऊपर रखोगे तो नया वॉइड जनरेट होगा। अब वो कैसा होगा वो देखते हैं। तो ये देखो, यहां पे देखो, ये तो था हमारा बेस लेयर, जो भी हम पीछे, ये वाला लेयर, ये नीचे वाला। अब इसके ऊपर ये एक नया लेयर आ गया, ये, ठीक है, आ गया ना। इसको हमने बोला बी, लेयर बी। अब देखो, इसके एटम ने, इस एटम ने, इस स्फीयर ने, देख रहे हो, इसने क्या, इस वॉइड को, ए वॉइड को जो बेस लेयर में है पीछे की तरफ, उसको कवर अप कर लिया, पूरा कवर कर लिया, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब यहां पे इस लेयर के आने से क्या नए वॉइड्स बन रहे हैं? तो बिल्कुल बन रहे हैं। ये देखो, ये सी, देख रहे हो, सी, ये एक ट्रायंगल की तरह वॉइड है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वॉइड सी है ये कितने स्फीयर से घिरा हुआ है, देखो, एक तो इससे घिरा हुआ है, एक इससे घिरा हुआ है, एक इससे, और एक पीछे वाला जो ये बेस लेयर का स्फीयर है उससे, यानी कि ये वॉइड 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, इसलिए इस वॉइड को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कोई और वॉइड फॉर्म हो रहा है? तो जरा ये देखो, यहां पर ये देख रहे हो, यहां पे ये कैसा वॉइड फॉर्म हो रहा है? यहां पे जो वॉइड फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस वजह से हो रहा है। देखो, इसको हम इधर देखते हैं, ये डी वॉइड यहां भी, इसको हम डी बोलेंगे, ये वॉइड,
देखो 3 ये वाले एटम, ये तो ऊपर के लेयर के हैं, और ये जो 3 लेयर हमने अब ये जो 3 लाइन खींचे, ये है नीचे के लेयर के स्फेयर्स, ठीक है। अब नीचे वाले स्फेयर का जो वॉइड था वो ट्रायंगुलर था, और ऊपर वाले स्फेयर का, ये तीनों स्फेयर के बीच में जो वॉइड बन रहा है ये भी ट्रायंगुलर था। यानी कि नीचे वाले लेयर के पास भी यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड था, और ऊपर वाले लेयर का भी ट्रायंगुलर वॉइड, ये दोनों ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे मर्ज हो गए। देख रहे हो यहाँ पे मर्ज हो गए वॉइड्स, 2 वॉइड्स मर्ज हो गए। यहाँ पे जो वॉइड बना वो डी, इसको हमने डी बोला, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये वॉइड 6 स्फेयर से घिरा हुआ है। देखो 1 2 3 स्फेयर ऊपर के, और 1 2 3 स्फेयर नीचे के। चलो इसको अलग से देखते हैं। देखो यहां पर पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात करते हैं। तो देखो 3 नीचे के लेयर के स्फेयर थे, है ना। इसके ऊपर एक स्फेयर आया था दूसरे लेयर का, ठीक है। यहाँ पे जो ए वॉइड है इसको ढक लिया था इसने, हाँ। यहाँ पे जो वॉइड बना था सी, इसको हमने बोला था टेट्राहेड्रल, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जो ये स्फेयर दिख रहे हैं ये बेस लेयर के थे, और ये जो ऊपर के 3 स्फेयर दिख रहे हैं ये ऊपर के लेयर के थे, जिनको हमने बी बोला था। नीचे वाले को ए बोला था, ऊपर वाले को बी बोला था। तो नीचे वाले जो लेयर के स्फेयर्स हैं उनके बीच में भी एक ट्रायंगुलर वॉइड था, और ऊपर वाला जो लेयर था उसका जो स्फेयर है उनके बीच में भी एक ट्रायंगुलर वॉइड है। दोनों ट्रायंगुलर वॉइड एक दूसरे से मर्ज, एक दूसरे के ऊपर आके टिक गए, यानी कि वॉइड से वॉइड मर्ज कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉइड बना इनके बीच में, ये कुछ ऐसा बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और देखो ये वॉइड कितने स्फेयर से घिरा हुआ है, कितने स्फेयर को टच कर रहा है, 6, 3 ऊपर वाले लेयर के स्फेयर और 3 नीचे वाले लेयर के स्फेयर से। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो कुछ इस तरीके का होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देख रहे हो, ये स्पेस देख रहे हो ना बीच में। देखो ये 3 ऊपर के लेयर है, और ये 3 पीछे के नीचे के लेयर, हाँ। जो नीचे के लेयर है उनका जो वॉइड था यहाँ पर ट्रायंगुलर, और ऊपर का जो लेयर है उसका जो ट्रायंगुलर वॉइड है, ये दोनों आपस में मर्ज कर गए। यहाँ पे जो वॉइड बना उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा यहाँ पे जो वॉइड, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, इन वॉइड्स के बीच में ये जो वॉइड है यहाँ पे आते हैं केटायन, ठीक है। ये जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ना स्फेयर्स, ये होते हैं एनायंस। एनायंस के बीच में ये जो वॉइड क्रिएट होते हैं, इन्हीं वॉइड के बीच में कैटायन प्लेस होते हैं। अब कैटायन का साइज क्या होगा ये डिपेंड करता है एनायन के रेडियस पर। ये हम बाद में अच्छी तरह से देखेंगे जब इसको आगे प्रॉब्लम में देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे ये वॉइड जो है, अगर यहाँ पे कोई कैटायन आया तो ये कितने एटम्स से, कितने स्फेयर से घिरा होगा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट कैटायन का, 6। ओके, ये है एक्चुअल व्यू ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। देख रहे हो इस तरह होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है कि ऊपर देखो ये लेयर दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलो ए लेयर, ठीक है। और इसके बीच में होता है ऐसे बी, और फिर ए लेयर रिपीट होता है नीचे, ठीक है। जैसे कि ये देखो ऊपर ए लेयर, फिर बी, फिर ए, और फिर नीचे बी, और फिर ए, ऐसे रिपीट होता जाता है। समझ रहे हो। तो जरा देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो भी एटम होते हैं, जैसे इस एटम की अगर हम बात करें तो ये जो एटम है ये घिरा है सबसे पहले तो 6 अपने ही एटमों से, अपने ही 6 स्फेयर से। देखो घिरा हुआ है बीच वाला स्फेयर, देख रहे हो, 3 ऊपर के स्फेयर से घिरा हुआ है ना। और ऐसा ही 3 नीचे की तरफ होगा ना। यानी कि ये वाला जो स्फेयर है ये इसके इर्द गिर्द में 6, अगल बगल में 6 हैं टोटल, ऊपर 3 है, और यही बी फिर से नीचे रिपीट होंगे तो 3 नीचे होंगे। यानी कि ये एटम, ये स्फेयर, ये पार्टिकल घिरा हुआ है टोटल
12 अदर स्फीयर से। यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, किसी भी पार्टिकल का 12। समझ गए, क्या होगा 12। चलो अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल के अंदर एटम्स कितने होते हैं। तो ये देखो, ये है यूनिट सेल HCP का, ये देख रहे हो, ये बेहतर इमेज है जो बताएगा कि कितने एटम होंगे इस यूनिट सेल के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें 12 कॉर्नर हैं, 6 कॉर्नर ऊपर देखो, एक ये इधर इधर और ये 6 ऊपर और ठीक ऐसे ही 6 नीचे, और सारे कॉर्नर पे हैं एटम का 1/6 हिस्सा, यानी कि 1/6 हिस्सा सारे कॉर्नर पे है। और कॉर्नर कितने हैं टोटल, 12। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए, अगर आप इन 12 हिस्सों को मिलाओ, 6 ऊपर के एटम्स दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर पे, जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, और 6 नीचे टुकड़े, इन सारे टुकड़ों को अगर आप मिलाओ तो आपको पूरा का पूरा 2 एटम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये बीच में आधा एटम का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है, ठीक ऐसे ही नीचे होगा, नीचे की तरफ आधा, तो आधा ऊपर आधा नीचे, एक और। ठीक है, तो 2 तो कॉर्नर वाले से हो गए थे, और एक जो हो गए वो जो बीच में फेस पे है उनसे हो गए, और 3 एटम पूरे के पूरे होते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये और ये, आप पीछे के स्ट्रक्चर में ये तीनों देख रहे हो ना, ये तीनों ये होते हैं बिल्कुल बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये तीनों पूरे के पूरे होते हैं, ये किसी दूसरे यूनिट सेल में शेयर नहीं होते। तो +3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, 3 + 1 4 + 2 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP = 6। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको समझना। आप इसको एक बार ड्रॉ करना कॉपी पे खुद से, और फिर खुद से समझने की कोशिश करना। ठीक है, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और आगे जो है हम अब लाएंगे कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसेस, यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे, और फिर और मजा आएगा हमें। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।